बाहर तेज तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। इसी बीच आशा घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर काफी सारा कूड़ा रखा है। मेरे घर के बाहर इतना सारा कूड़ा, ये सारे पन्नी तो महंगे प्रोडक्ट के हैं। हो ना हो ये जरूर ऊपर रहने वाली शांति का होगा। अरे ओ शांति, कहने को तुम इतने अमीर हो, 2 मंजिल के मकान में ऊपर रह रहे हो, पर फिर भी अपने घर का कूड़ा हम गरीबों के घर के बाहर क्यों फेंक देती हो? तुम्हारी तो आदत है सुबह सुबह चिल्लाने की। ये कूड़ा मैंने नहीं फेंका, दिखाई नहीं दे रहा कितनी तेज बारिश और हवा चल रही है, उड़कर आ गया होगा। मुझे जाने दीजिए ना, गरीब लोगों की आदत ही होती है बिना कुछ सोचे समझे दूसरों पर उंगली उठाने की। हम गरीब भले ही हैं, पर हम किसी पर उंगली नहीं उठाते। एक बार अपनी गिरेबान में झांको, तुम अमीरों की हरकतें ही ऐसी होती है कि कोई भी सुनाए। हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें दबाने की कोशिश करो। बिल्कुल सही कह रही हो कविता बहन, इन अमीरों ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। इस तरह बारिश में सुबह सुबह गरीब और अमीर लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही बहू अपनी सास के साथ घर में जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। सावन का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए सपना अपनी कुछ अमीर पड़ोसन के साथ बाजार चूड़ी लेने जाती है। तो वहीं बाजार में गरीब कविता भी सब्जी ले रही होती है। सावन आती ही कितनी अच्छी चूड़ियां देखने को मिलती है ना बाजार में। तुम ये वाली हरी चूड़ी ले लो, अच्छी लग रही है। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। सावन के लिए निशा और सपना चूड़ी ले रहे होते हैं कि तभी बाजार में एक बैल आ जाता है और सभी सब्जी वाले उस बैल को भगाने लगते हैं और बैल बिना कुछ देखे सभी को सींग मारते हुए आगे जाता है। जैसे ही वो बैल सपना के करीब आता है, ये सब कविता देख लेती है और समय रहते सपना को अपनी तरफ खींच लेती है। तुम ठीक तो हो? भगवान का शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना वो बैल तो तुम्हें सींग मारकर चली जाती। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मुझे लगता था कि तुम गरीब हम अमीरों से इतनी नफरत करते हो कि हमारी कभी मदद ना करो, पर मैं नहीं जानती थी कि इतनी लड़ाई और अनबन होने के बाद भी तुम मेरी ऐसी मदद करोगी। सपना, तुम भिखारी से थैंक यू बोल रही हो। तुम्हारी मदद करके इसने कोई एहसान नहीं किया। ये गरीब किसी के अपने नहीं होते हैं। निशा इतना बोलकर सपना को अपने साथ घर ले जाती है, पर सपना के दिल में कविता के लिए जितनी भी कड़वाहट थी वो कम हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव की कुछ गरीब औरतें घर के बाहर मंडली बनाकर बैठ जाती हैं और सावन की बातें करती हैं। अब सावन आ चुका है तो बारिश भी बार बार होती रहेगी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम अपने घरों में और बाग में दोनों जगह झूला लगा लें। जब बारिश होगी तो अपने घर में ही झूल लेंगे और जब अच्छा मौसम होगा तो सारी औरतें बाग में जाकर ढोल बजाएंगी, गाने गाएंगे और नाचेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर देर किस बात की, अभी से ही शुरू करते हैं। गांव की गरीब औरतों को एक साथ सावन की प्लानिंग करता देख अमीर औरतें चलने लगती हैं और वो भी सीढ़ियां चढ़ते हुए शांति के घर जाती हैं और आपस में प्लानिंग करती हैं। शांति बहन, सावन शुरू हो गया है, हम सब तो सखी हैं। इस बार सावन के महीने को एक साथ एंजॉय करेंगे। उन गरीबों को देखो, उनके घर में जगह नहीं है पर फिर भी घरों में साड़ी और रस्सी का झूला बनाया है। सपना बहन, तुम्हारी छत तो इतनी बड़ी है, क्यों ना इस महीने सावन की सारी तैयारी हम तुम्हारी छत पर करें। निकी और पूछ आप बेफिक्र रहो भाभी, इस बार का सावन का इंतजाम हमारी छत पर ही होगा। अब जहां गरीब घर की औरतें अपने घरों में झूला लगाकर बाग में जाती हैं और वहां अपने हाथों से पेड़ों पर साड़ी रस्सी के झूले बनाती हैं, तो वहीं गांव की गरीब औरतों के घर आने के बाद शांति अपनी बहू और कुछ अमीर औरतों के साथ मिलकर घर में झूला मंगवाती है। झोले वाले भैया, ये 5 झूला आप आराम से सीढ़ियों पर चढ़कर हमारे घर की छत पर लगाना। हम हमारे करीब पड़ोसी की तरह नहीं जो घर में साड़ी या रस्सी के झूले बनाए। भले ही हम गरीब हैं पर तुम्हारे आगे कभी हाथ तो नहीं फैलाते। जरा कर तो देखो इन गरीबों की। माँ, आंटी रहने देते हैं ना, अब क्या उनके मुंह लगी, छत पर चलते हैं, अपने हिसाब से झूला लगवाएंगे। अब सारी औरतें भी सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती हैं और अपने हिसाब से झूला लगवाती हैं। अब अगले दिन मोहल्ले की सारी गरीब औरतें बाग बगीचे से फूल तोड़कर लाती हैं और अपने हाथों से माला पिरोती हैं और घर के बाहर बैठकर झूले को सजाने की बात करती हैं। इन फूलों से तो हमने जो घर में झूला बनाए हैं बस उन्हें ही सजा पाएंगे। बाग में जो झूले बने हैं उन्हें भी तो सजाना है। हम गरीबों के पास इतना पैसा भी नहीं कि सावन में खर्च कर सके। हमारे पतियों को कांवड़ लेकर जाना है, सोमवार का व्रत भी रखना है, पूजा पाठ का सामान, और ऊपर से सावन में बारिश कितनी परेशानी होती है ना।
थोड़ी परेशानी तो होती है, पर मजा भी तो सावन के महीने में ही आता है। और भाभी, बाग में झूलों को सजाने के लिए हम बाग से ही फूल तोड़ लेंगे। तुम बाग के झूले को सजाने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दो कि कहीं से 2-4 ढोल का इंतजाम हो जाए, ताकि खाली समय में झूले के साथ नाच गाना भी कर सके। इतना बोलकर सारी औरतें हंसने लगती हैं और उन्हें खुश देख करिश्मा अपने घर में सभी अमीर औरतों को बुला लेती है। जब वो गरीब अपना झूला सजा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भाभी, हम झूला डेकोरेट करने वाले को बुलाएंगे ताकि हमारा झूला उनके झूले से अच्छा दिख सके। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और अभी मुझे दुकान जाना है। निशा, नेहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। कुछ कॉस्मेटिक का सामान और मेहंदी लानी है। सावन आ चुका है, मेहंदी भी तो लगानी है। कुछ देर में सपना निशा और नेहा के साथ कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती है और उनकी दुकान जाते ही तेज बारिश होने लगती है। अब दुकान में उसकी नजर कविता और कुछ गरीब औरतों पर पड़ती है, जिन्होंने हरे रंग का ब्लाउज सिलने के लिए अस्तर, बकरम, ब्लाउज का कपड़ा, डोरी, मेहंदी और कुछ मेकअप का सामान लिया होता है। और दुकान वाला उन पर भड़क रहा होता है। अरे वाह, दुकान में आते ही तुम्हारे पैसे भी गायब हो गए। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि हम दुकान वालों ने चोरी कर लिया? अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि इतनी गरीब हो कि 500 रुपए का दुकान से सामान भी नहीं ले सकती, इसलिए वॉलेट खोने का नाटक कर रही हैं। भैया, हम गरीब जरूर हैं, पर चोर या लालची नहीं, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। मुझे सामान लेना था, इसीलिए सिर्फ मैं ही पैसे लाई थी, पर लगता है यहाँ आते हुए किसी ने मेरा बटवा मार दिया। एक काम कीजिए, आप अपना सामान वापस रख लीजिए। कविता, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, पैसे मैं दे दूंगी। और आप, ये क्या तमीज है आपकी किसी से बात करने की? अगर वो पैसे नहीं दे पा रही तो आप अपना सामान अपने पास रख लीजिए, और किसी की गरीबी का मजाक मत बनाइए। अरे सपना, इन गरीबों के मामले में तुम क्यों दखल दे रही हो? ये गरीब ऐसे ही होते हैं, सही कह रहा है दुकान वाला। तुम चुप करो नेहा, सारे गरीब एक जैसे नहीं होते। हमारी सास ने जो हमें सिखा दिया, बस हम वही सुन देखकर आगे बढ़ रही हैं। पर मैंने देखा है, अगर कविता इतनी भी बुरी होती तो उस दिन मेरी मदद न करती। इतना बोलकर सपना दुकानदार को पैसे देती है और साथ ही अपनी अमीर दोस्तों का भी मुंह बंद कर देती है। ये देख कविता की आंखें भर आती हैं और वो सपना से कहती है, सही कहा तुमने, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं, फिजूल में ही अपनी सास की दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे थे। और आज मुझे भी समझ आ गया कि सारे अमीर लोग बुरे नहीं होते, तुम और अमीरों से काफी अलग हो। सच में सपना, तुम बहुत अच्छी हो, अब से तुम भी हमारी दोस्त हो। अमीर और गरीब के बीच होती दोस्ती को देख नेहा का मुंह बन जाता है और जैसे ही बारिश रुकती है वो सपना को अकेला छोड़कर वहां से घर चली जाती है। तो वहीं सपना अपनी नई दोस्तों के साथ घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी अमीर औरतें छत पर अपने हाथों से झूले को सजाती हैं और डीजे बजाकर डांस करती हैं। तभी सपना की नजर ऊपर छत से नीचे कविता और उसके दोस्तों पर पड़ती है। कविता, तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम लोग बाग में जा रहे हैं, आज मौसम अच्छा है, वहीं रुकेंगे और नाचेंगे भी। बहू, क्या जरूरत है तुझे उन गरीब से बात करने की? और तुम मेरी बहू से थोड़ा दूर रहा करो, समझी? मेरी बहू तेरी बहू के पास नहीं जा रही। अगर अपनी बहू को दूर ही रखना है तो उसको बोल मेरी बहू से बात ना करे। चल बहू, वरना इन अमीरों की वजह से हमें लेट हो जाएगा। ये तो अपना अच्छे से सावन एंजॉय कर रहे हैं, पर हमारा सावन खराब करना चाहते हैं। एक बार फिर आशा और कविता के बीच नोक-झोंक होती है और वो दोनों ही अपनी बहू को लेकर अपने अपने रास्ते जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना अपनी कुछ दोस्त के साथ छत से सीढ़ियां उतरते ही मिल जाती है और कविता से कहती है, कविता, मेरा बड़ा मन कर रहा है इस बार तुम्हारे साथ सावन का महीना एंजॉय करने का, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हाँ हाँ सपना, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो, देखना तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। सपना, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब हम अमीर लोग इन गरीबों की तरह सावन मनाएंगे क्या? सावन भी बड़ी मुश्किल से मना पाते हैं ये गरीब लोग, एक एक पैसे जोड़कर। तो क्या हुआ, एक बार गरीबों का भी सावन देख लेते हैं। सपना के काफी बोलने पर उसके दोस्त गरीब औरतों के साथ बाग जाते हैं, जहां वो उनका सजावट झूला देख काफी हैरान होते हैं। कुछ ही देर में वो लोग जमीन पर बैठकर ढोल बजाते हैं, तो वहीं कुछ औरतें झूले पर बैठकर झूला झूलती हैं और झुलाती हैं और कुछ औरतें नाच रही होती हैं। यार, यहाँ कितनी हरियाली है, मुझे तो अपनी छत से ज्यादा तुम्हारा सावन मनाने का तरीका पसंद आ रहा है। हाँ, इतना बुरा भी नहीं जाता तुम गरीबों का सावन, भले ही एक पैसा खर्च न किया हो, लेकिन अरेंजमेंट अच्छी है। हम गरीब जरूर हैं, 2 पैसे बड़ी दिक्कत से कमाते हैं, इसलिए सोच समझ कर खर्च करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सावन जैसे पवित्र महीने को ऐसे ही जाने दें।
इस तरह धीरे धीरे कविता और सपना की न सिर्फ दोस्ती होती है बल्कि उनके दोस्तों के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, रवि बेटा, बाजार से जाकर कुछ मिठाइयाँ लेकर आ जा। हमारे मोहल्ले में कुछ अमीर लोग भी बसे हैं। मैं उन्हें मिठाइयाँ खिलाकर उनके जले पर नमक डालना चाहती हूँ। आखिर इन अमीरों को भी तो पता चले कि गरीब होने के बाद भी मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, और ये इतने अमीर होने के बाद भी अपनी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं कर पा रहे। 25 साल की बेटी है उनकी, जो अब तक घर में ही बैठी है। माँ, तुम भी ना बेमतलब के पंगे लेती हो। इतना बोलकर रवि मिठाई लेने के लिए चला जाता है और रवि के जाते ही शांति अपनी बेटी पर नाराज होने लगती है। तेरी वजह से आज मुझे उस गरीब आशा की बातें सुननी पड़ रही हैं। 25 साल की हो गई है, अभी तक घर में ही बैठी है, पता नहीं कब शादी करेगी। माँ, तुम क्यों करिश्मा को सुना रही हो? उसका जब मन होगा वो कर लेगी शादी। अब मैं इसकी शादी इसके मन के हिसाब से कराऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। माँ, तुम ना बस रहने दो। वो काजल गरीब घर से है, अपने माँ बाप के लिए बोझ है, पर मैं अमीर घर से हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं, इसीलिए समय लेकर शादी करूंगी, सोच समझ कर। करिश्मा अपनी माँ से नाराज कमरे में चली जाती है तो वहीं रात को सपना सूरज से बात करती है। सूरज, तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि माँ जी की सोच बदल जाए? हमारे गरीब पड़ोसी इतने भी बुरे नहीं जितना माँ जी समझती हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सावन का महीना चल रहा है, सब कुछ भोलेनाथ कर देंगे। जैसे तुम्हारी आंखें खुल गई, माँ की भी खुल जाएंगी। इतना बोलकर सूरज चुपचाप सो जाता है और अब सपना अपनी सास से कभी झूठ बोलकर तो कभी सबसे छुपकर अपने अमीर दोस्तों के साथ गरीब कविता और उसके दोस्तों के साथ बाग में जाती है। ऐसे ही एक दिन काजल बाग में अमीर औरतों को देख काफी हैरान होती है। आप लोग तो इतने अमीर हैं, इतना महंगा झूला डीजे अपनी छत पर लगवाया है, फिर हमारे साथ क्या कर रही हो? काजल ऐसे नहीं बोलती, अब वो हमारी दोस्त हैं और जितना बुरा तुम समझती हो ना हमारे अमीर पड़ोसी को, वो उतने बुरे नहीं हैं। वैसे आज हम सारी औरतें बैठकर सावन की मेहंदी लगवाने वाले थे और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, इसलिए इस वक्त आए हैं जब तुम यहाँ हो। मान भी जाओ काजल, अब हम सब दोस्त ही हैं। सभी के कहने पर काजल मान जाती है और अमीर सपना और उसके दोस्तों से बातें करती है, उनके हाथों में मेहंदी लगाती है। लो जी, मैंने सबके हाथों में मेहंदी लगा दी है और मैं अब अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, थोड़ा काम है मुझे। इतना बोलकर काजल घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसकी नजर करिश्मा पर पड़ती है, जो बाइक पर किसी लड़के के साथ घूम रही थी। ये देख काजल तुरंत बाग में आती है और सारी बात वहाँ बैठी औरतों को बताती है। मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए करिश्मा शादी नहीं करना चाहती। सपना भाभी, आपको करिश्मा से बात करनी होगी। मैं आज ही बात करूंगी। अब सारी औरतें अपने हाथों में मेहंदी लगाकर बारी बारी झूला झूलती हैं और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सारी औरतें एक साथ भीगते हुए घर के लिए रवाना होती हैं। घर की बालकनी से करिश्मा सपना को गरीब औरतों के साथ आता हुआ देख लेती है और जैसे ही सपना सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने लगती है, सीढ़ी पर ही करिश्मा अपनी भाभी को रोक कर बोलती है। भाभी, माँ ने मना किया है ना आपको गरीबों के साथ रहने के लिए, और आप अपनी कुछ अमीर दोस्तों के साथ उन गरीबों के साथ घूम रही हैं। मैं अभी जा रही हूँ माँ को बताने। ठीक है, बता दो, फिर मैं भी बता दूंगी तुम किसी लड़के को पसंद करती हो, इसीलिए शादी नहीं कर रही। नहीं भाभी, माँ को कुछ मत बताना, माँ लव मैरिज के खिलाफ है, प्लीज ऐसा मत करना। मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अभी मेरा राज राज रखना। सही मौका आने पर मैं खुद माँ से बात करूंगी। पर तुम माँ जी को अभी कुछ क्यों नहीं बता रही हो? क्योंकि विकास भी गरीब ही है, उसका हमारी तरह 2 मंजिल का ऊपर मकान नहीं है, वो भी कविता भाभी की तरह नीचे घर में रहता है, और आप तो जानती हैं माँ गरीबों से कितना चिढ़ती है। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, बस सही मौका आने दो, मैं माँ को खुद बता दूंगी। इस तरह सपना करिश्मा के बारे में शांति को कुछ नहीं बताती और करिश्मा भी अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं बोलती। तो वहीं आज पूरी रात बारिश होती है। लगता है आज ये बारिश सारी रात होने वाली है। अरे शुभ शुभ बोलो, अगर सारी रात बारिश हुई तो हमारे घर का क्या होगा? हमारा घर कितना नीचे है, रोड का पानी घर में आ जाएगा। तेज बारिश की वजह से जहां पूरा परिवार परेशान होता है तो वहीं अमीर परिवार आराम से अपने घर में सो रहा होता है। पर अचानक से रात के 1 बजे सूरज के मुंह से खून आने लगता है। सूरज सपना को उठाता है और सपना अपने घर वालों को। भाभी आप डरो मत, मैं किसी को फोन करती हूँ। मैं भी सुमित्रा बहन को उठा कर आती हूँ। करिश्मा अपने सभी अमीर दोस्तों को फोन करती है पर कोई उसके फोन का जवाब नहीं देता और न ही इस बारिश में कोई दरवाजा खोलता है। जिसके बाद सपना कविता को फोन करती है
और जैसे ही सूरज की हालत के बारे में गरीब कविता के परिवार को पता चलता है तो वो लोग मदद के लिए भागकर उनके घर आते हैं। अरे, सूरज भाई के मुंह से तो बहुत ज्यादा खून आ रहा है, हमें अभी इन्हें अस्पताल लेकर चलना होगा। इन्हें कुछ होगा तो नहीं? बाहर इतनी बारिश हो रही है। सपना, आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, सूरज भाई साहब को कुछ नहीं होगा। रवि जी ऑटो ही चलाते हैं, आप सब हमारे ऑटो से चलिए। रात के 1 बजे तेज बारिश में रवि अपने ऑटो में सूरज को अस्पताल लेकर आता है, जहां पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सूरज के मुंह से खून आ गया है। दवाई देने पर सूरज को थोड़ा आराम मिलता है और सारी रात रवि सपना के साथ अस्पताल में रहता है। और सुबह होते ही जब वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि रवि के घर में पानी भर चुका है और उसका पूरा परिवार घर से पानी निकाल रहा है। साथ ही कविता कुछ जरूरी सामान अपने पड़ोसियों के घर में रखवा रही है। कुर्सी टेबल रखने की जगह थी मेरे घर में, पर मैं तुम्हारा बेड कैसे रखूं अपने घर में? मेरे घर में भी इतनी जगह नहीं कि अब तुम्हारे घर का कुछ और सामान भी रख सकूं। रवि, तुम अपने परिवार को बोलो मेरे घर में आ जाए। बारिश रुक चुकी है पर घर में पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है। मैं माँ से बात करता हूँ और ये सामान भी रखवा दूंगा। मुझसे क्या बात करेगा तू? वैसे तो इस मोहल्ले में इतने अमीर लोग हैं, पर मेरे बुरे समय में कोई हमारे काम नहीं आया। जिससे मैं हमेशा लड़ती रही वही मेरे काम आई। आशा बहन, तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे घर आ जाओ और सूरज तू रवि को कुछ पैसे दे दे ताकि वो अपने घर की मरम्मत करवा सके। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। रवि बेटा, उधार समझ कर रख लो, धीरे धीरे चुका देना। देखा माँ जी आपने, अमीर पड़ोसी इतने भी बुरे नहीं जितना हम समझते थे। बहू, इस अमीर की सहायता भी तो किसी गरीब ने ही करी थी, और जब अब तुम्हारी मदद करने की बारी है तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं? सावन का महीना चल रहा है, हम अमीरों का तो सावन हर बार अच्छा ही जाता है, पर तुम गरीब कितनी मेहनत करते हो ये किसी से नहीं छुपा है। इस तरह अमीर और गरीब पड़ोसियों के बीच दोस्ती हो जाती है और आशा अपने परिवार और सामान के साथ कुछ दिनों के लिए शांति के घर आ जाती है। और रवि सूरज से पैसे लेकर 1 हफ्ते में घर की थोड़ी मरम्मत करवाता है और फिर से वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और इस बार सावन के सोमवार पर दोनों बहू अपनी अमीर और गरीब दोस्तों के साथ हरे रंग की चूड़ी साड़ी पहनकर एक साथ मंदिर जाती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं और जल चढ़ाकर घर आती हैं। ये लो रवि, हमारी बीवियां भी आ गई, अब हमें कांवड़ लेकर निकलना चाहिए। हाँ सूरज भाई, अब हम चलते हैं। हाँ भैया, आप दोनों कांवड़ लेकर जाइए और अपना ख्याल रखना। अब तो हम सभी अमीर गरीब पड़ोसी के बीच दोस्ती हो गई है ना, तो क्यों ना हम बाग में जाकर इस बार एक साथ सावन के महीने को एंजॉय करें। कुछ ही देर में सूरज कांवड़ लेकर निकल जाता है और शांति का बदला बर्ताव देखकर करिश्मा विकास के बारे में अपनी माँ को बता देती है। जब शांति गरीब विकास से मिलती है, शांति बहन, लड़का गरीब है पर करिश्मा से प्यार बहुत करता है। सावन का महीना चल रहा है, भोले भंडारी जो देंगे अच्छा ही देंगे। भाई, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। आज गरीब है, कल को कमाएगा तो अमीर हो जाएगा। हमें तो बस करिश्मा के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छा कमाता खाता हो और विकास में काम करने की लगन है। सही कहा बहन तुमने, मुझे अपनी बेटी की पसंद है। आशा बहन, अब तो ये नहीं कहोगे कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता लग गया इस सावन में और मेरी बेटी कुंवारी बैठी है।